नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट के और एक एपिसोड में। और ये एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं? ये एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि बेस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर इस ईयर में 2021 में भी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। और देखिए, मैं और एक बात आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, ये एपिसोड मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला होने वाला है, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। क्योंकि देखो, फंडामेंटल एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो आपको मतलब मतलब सिंपल है, थोड़ा सा मैथ मतलब बीच में घुसा है तो मैथमेटिक्स की ही जरूरत है, इसमें कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है पहली बात तो। क्योंकि आप देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपके 3-4 साल 5 साल आपका व्यू है, या फिर 2-3 साल भी आपका व्यू है कि 2-3 साल आगे जाके एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो उसमें क्या होता है ना कि मेरी बात को ध्यान से सुन लो, और ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। मैं जैसे जैसे आगे जाता जाएगा तो ये मार्केट कैप हो गया, पी रेशियो हो गया, ओपीएम 5 ईयर हो गया, प्लेज परसेंटेज हो गया, डेब्ट टू इक्विटी हो गया, सब कुछ मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। तो वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड 30 सेकंड बैक करके अगेन देखना, जिस पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हो ना अगेन देखना, तो उस टाइम पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो लाइव क्लास के डाउट में, ठीक है, जो डाउट क्लियरिंग हमारा क्लास होता है। तो देखो, पहली बात तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें देखो, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब आपको कंपनी का वैल्यूएशन पे ध्यान रहना चाहिए कि कंपनी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कंपनी के बैकग्राउंड कैसा है, वो आगे जाके कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मतलब कर सकता है। और मतलब हम ये भी मतलब देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, तो आगे जाके ये कंपनी परफॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं पहले से सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके मतलब रेडी करके रखा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक हाँ ये ओके, हाँ ये देखो, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड बस मुझे सॉरी। तो देखो, पहली बात तो हमें अगर कंपनी की, ये रिलायंस देख रहे हो, ये मैंने और है, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताते जाऊंगा। स्क्रीनर वेबसाइट आप यूज करना, ठीक है, स्क्रीनर बोल के ऐसे सर्च कर लेना तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। वहां पे सर्च फॉर ए कंपनी, जो भी कंपनी आपके मन में चाहे आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे रिलायंस को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो देखो, ये जो रिलायंस का मार्केट कैप दिखा रहा है, ठीक है, ये जो रिलायंस का मार्केट कैप देख रहे हो ना, मार्केट कैप ये क्या है, 1 लाख से ज्यादा है ना, खुद देखो, 12 लाख, आई थिंक हाँ 12 लाख से ज्यादा है। देखो 12 लाख करोड़, सीआर लिखा है तो करोड़, ठीक है, 12 लाख करोड़ से ज्यादा है मार्केट कैप। देखो मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ये रिलायंस लार्ज कैप में आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो, हाउ टू नो स्ट्रॉन्ग फाउंडेमेंटल कंपनी टू इन्वेस्ट आवर मनी 100% रिटर्न, डेफिनेटली 100% रिटर्न देगा ही। आप जैसे जैसे, बहुत थोड़ा लंबा एपिसोड होने वाला है, जैसे जैसे एक एक स्टेप क्लियर करते जाओगे ना, आपको बहुत इजी लगता जाएगा। और आप, मैं ये गारंटी देता हूं, ये पूरे एपिसोड देखने के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि यस, मैं अब ऐसे एनालिसिस कर सकता हूं कि मैं दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकता हूं कि भाई ये अच्छा स्टॉक है। अगर मैं आपको बोल दूं ना, एक स्टॉक का नाम बोल दूं और आपको अगर बोलूं कि भाई मुझे थोड़ा एनालिसिस करके बताओ तो ये मतलब फ्यूचर के लिए सही है क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप एक झटके में, यस सर अभी बताता हूं, एक झटके में ओपन करोगे, सब कुछ देख जाओगे, फट से आप 5-10 मिनट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो कोर्स का मतलब पहला टॉपिक है हमारा, हाउ टू नो स्ट्रॉन्ग फाउंडेमेंटल कंपनी टू इन्वेस्ट आवर मनी 100% रिटर्न। तो पहले हम मार्केट कैप पे जाते हैं। अब मार्केट कैप में आपने सुना होगा, अगर स्टॉक मार्केट में हो तो बोलते हैं कि कोई पर्सन बोलता है कि अरे यार वो कंपनी तो स्मॉल कैप में आता है, और कोई पर्सन बोलता है तो वो कंपनी मिड कैप में आता है, और कोई पर्सन बोलता है कि वो कंपनी लार्ज कैप पे आता है। तो स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, और लार्ज कैप क्या होता है, वो हम अभी समझते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट कैप लिखा होना मैंने इधर, तो पहले आते हैं हम स्मॉल कैप पे, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी क्या है, जो कंपनी का वैल्यू 1000 करोड़ से कम है। ध्यान से सुनो, ये मैं लेस देन दिया हूं, ध्यान से देखो, जो कंपनी का वैल्यू मतलब जो कंपनी का टोटल वैल्यू
1000 करोड़ से कम है उसे बोलते हैं हम स्मॉल कैप कंपनी। मतलब जो कंपनी, ये जो मार्केट कैप देख रहे हो ना, समझ लो कि आपने गेल हो गया है, फिर छोटा सा कंपनी एक यहाँ पे अगर नाम लिख के सर्च कर दोगे और उसका अगर मार्केट कैप यहाँ पे 1000 करोड़ से कम होगा, मतलब 890 900 करोड़ ऐसे कुछ होगा, तो वो स्मॉल कैप उस वो कंपनी को बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? एक नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम मिड कैप पे। मिड कैप कंपनी 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? स्मॉल कैप कंपनी हम किसे बोलेंगे कि भाई जो कंपनी का टोटल प्रॉपर्टी है ना वो 1000 करोड़ से कम है, तो वो आ जाता है स्मॉल कैप पे। मिड कैप कंपनी हम किसे बोलेंगे? जो कंपनी, समझ आपका जो घर है कितने मतलब पैसा 80 लाख 70 लाख ऐसे कुछ पैसा खर्च करके बनाया होगा ना, तो वैसे ही कंपनी कंपनी का वैल्यू, मतलब कंपनी का सारा मशीन हो गया, सारा प्रोडक्ट हो गया, वो सब कुछ मिला के तो जो वैल्यू आता है उसे हम स्मॉल कैप मिड कैप में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल कैप 1000 करोड़ से अगर उसका वैल्यू कम है तो स्मॉल कैप में आता है। 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी, जैसे कि 2500 करोड़, 800 करोड़, ठीक है, सॉरी 8000 करोड़, 7000 करोड़, 3500 करोड़, ऐसे मतलब 1000 से लेकर 10,000 करोड़ के मिडिल में जो भी कंपनी रहता है उसे हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। और लार्ज कैप कंपनी किसे बोलते हैं? 1 लाख करोड़ से जो कंपनी हाई है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, जिस कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है उसे हम लार्ज कैप बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, इसीलिए हम उसको लार्ज कैप कंपनी का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात? आपको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। देखो मैंने इधर लिखा है 1 लाख करोड़ हाई। ठीक है, समझ जाओ आप। तो आप फिर से डिवीजन कर लेता हूं। मार्केट कैप को तीन मतलब डिवाइड किया जाता है। तो पहला हमारा होता है स्मॉल कैप जो कि 1000 करोड़ से कम है, मिड कैप जो कि 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के मिडिल में है, एंड लास्ट में आता है लार्ज कैप, जैसे कि रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, एंड और एक हो गया लार्ज कैप। ठीक है, जो कि वन लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यू है, उसको हम लार्ज कैप में पकड़ते हैं। तो रिलायंस हमारा क्या हो गया मार्केट कैप? देखो रिलायंस हमारा 12 लाख करोड़ इस कंपनी का वैल्यू है, तो ये आ जाता है लार्ज कैप पे। यहां पे अगर होता 8000 करोड़ तो क्या होता वो आपको मैं पूछ रहा हूं, अभी बताया ना। 8000 करोड़ अगर इस प्लेस पे होता तो कौन सी कंपनी, कौन से कैटेगरी में आता? सही बोल रहे हो, मिड कैप में आता। और अगर समझ लो यही 12 लाख के प्लेस पे अगर 800 करोड़ होता, मैं क्या बोला, मार्केट कैप स्मॉल कैप क्या होता है 1000 करोड़ से, सॉरी 1000 करोड़ से कम, मतलब 800 करोड़ 995 करोड़ भी होता, तो इसे हम स्मॉल कैप में पकड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। ओके, ठीक है, तो अब हम बुक वैल्यू क्या जानेंगे। ठीक है, इस पे फोकस करो, ये जो पिंक कलर का बॉक्स है ना जहां पे मेरा माउस घुमा रहा है, बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये जो बुक वैल्यू आप देख रहे हो, बुक वैल्यू, रिलायंस का बुक वैल्यू क्या है? 968 है, 968। तो बुक वैल्यू क्या होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम नोटिस करेंगे और समझने वाले हैं। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो हर कंपनी का बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब बुक वैल्यू का मीनिंग ये है कि कंपनी का मतलब अगर आपने बुक वैल्यू जान लिया ना, मतलब देखो अगर किसी कंपनी का, समझ लो कि देखो रिलायंस का बुक वैल्यू अगर 968 है और अगर आपने 1800 पे या फिर 2000 पे भी इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, अगर कंपनी डूब गई, देखो मैं अभी आपको यहां पे बता देता हूं, रिलायंस का बुक वैल्यू क्या है? 968, 968, ठीक है, इसका बुक वैल्यू है ये। और कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस समझ लो 2000 में चल रहा है और आपने इसको 2000 में बाय कर लिया। अगर कंपनी डूब गई तो आपको इतना मनी तो मिल ही जाएगा। ये 968 जो देख रहे हो ना, अगर कंपनी अचानक से कोई मतलब बैड न्यूज आ गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, इसे ही समझ लो, मतलब आप मीनिंग समझ रहे हो ना, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी
ठीक है, अगर कंपनी डूब भी गया ना तो एटलीस्ट आपको इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। अगर आपने 2000 पे इन्वेस्ट किए हो तो सारे लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट आपको इतना पैसा जो 968 देख रहे हो ना, इतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। कंपनी का बुक वैल्यू तो को मतलब एक्सप्लेन आपको कर दिया कि क्या है बुक वैल्यू एक्चुअली में, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को कुछ हो गया, डूब गया, तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो सेकंड देखो, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है देन कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वी डोंट इन्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर ध्यान से सुन लो, और ये जो 5 देख रहे हो ना, ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। पहले हमने मार्केट कैप डिस्कस कर लिया, अपने माइंड में ना एक मतलब स्टेप मतलब रखो। पहले हमने मार्केट कैप डिस्कस किया, अभी क्या पढ़ रहा हूं आपके माइंड में अभी रखो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, हमने जाना टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर बुक वैल्यू रिलायंस का बुक वैल्यू जैसे 968 है, अगर हमने 2000 पे 2000 पे अगर इन्वेस्ट किया है, तो अगर कंपनी धड़म करेगी मतलब डूब भी गया मतलब कंपनी बंद हो गया, तो हमको एटलीस्ट 968 इतना पैसा तो हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 में लिखा हूं, देखो अगर कंपनी का बुक वैल्यू, मैं थोड़ा सा आई थिंक जूम ऐसे कर, ओके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ ठीक है, देखो अभी दिख रहा है। देखो, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है देन कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव, वी डोंट इन्वेस्ट। इसको नोटिस करो, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है देन कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव, वी डोंट इन्वेस्ट। इतना अपने माइंड में रख लो। ये 5 से ज्यादा क्या है सर, अगर आप पूछोगे तो ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम कोर्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपको बस इतना माइंड में रख लो, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका मतलब इस कंपनी में और कुछ जान नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और सेकंड आते हैं, अगर बुक वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच में है देन कंपनी इज नॉर्मल एंड अभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। ठीक है, बुक वैल्यू आपने जान लिया, आपने माइंड में अभी ये सेट कर लिया कि 5 2 ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साइड पे लिखा हूँ, तो कहाँ पे भी ध्यान मत दो, मेरा माउस जहां जा रहा है वहां पे ध्यान दो। अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है तो वेरी एक्सपेंसिव है, मतलब वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग तो किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक पे कर सकते हैं। अगर बुक वैल्यू 2 से 5 के बीच में है देन द कंपनी इज नॉर्मल एंड अभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। ठीक है, अगर वो वैल्यू 2 से 5 के बीच में हो देन कंपनी नॉर्मल है एंड अभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। और थर्ड पॉइंट मैंने इसको नोटिस करो माउस को, थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 2 से कम है, ठीक है 2 से कम है, देन ये कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी बात को, यहाँ पे नोटिस कर लो, मैं पूरे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ओके ये इधर लगते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले से, फिर से रिवीजन। बुक वैल्यू क्या है, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी डूब भी गया तो इतना पैसा मिलेगा। और ये क्या है, अगर कंपनी का बुक वैल्यू 5 से ज्यादा है देन कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव, वी डोंट इन्वेस्ट। पहला पॉइंट, 5 से ज्यादा है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बुक वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच में है देन कंपनी नॉर्मल है एंड अभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। हो गई क्लियर बात, 2 से 5 से लेकर। लेकिन अगर कोई कंपनी का बुक वैल्यू 2 से कम है, सो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। 2 से 5 के बीच में अगर है तो ये अंडर वैल्यूड है और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर हो गई बात आपको, आई होप कि क्लियर हो गई। तो आप पूछोगे कि सर हम बुक वैल्यू ये जो आपने 2 5 ये बोल दिया, हम उसको कैसे निकालेंगे। सिंपल, इधर मैंने क्या लिखा है अभी ध्यान से देखो, ये आपको मेन पॉइंट पे आना। बुक वैल्यू को, ये जो बुक वैल्यू है ना, ये मतलब 2 है या फिर 5 है या फिर कितना है, आपको अगर क्लियरिटी के साथ पता करना है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, इतना ठीक रहेगा। ओके परफेक्ट परफेक्ट, ओके परफेक्ट, देखो इतना आई थिंक आपको ठीक रहेगा आपकी स्क्रीन के। ठीक है, इतना में देखो, ये जो आप बुक वैल्यू देख रहे हो ना, बुक वैल्यू 968 है। ठीक है, रिलायंस का अभी का करंट बुक वैल्यू 968 है। तो ये जो 2 5 मैंने आपको सबको बोला, ये जो 2 5 है, अगर बुक वैल्यू अगर मतलब 2 से कम है तो अंडर वैल्यूड है, अगर 2 से 5 के बीच में है
तो मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना लायक है। अगर 5 से ज्यादा हो गया तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये जो 2 है 5 है ये सब नंबर कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू को कैसे पता करते हैं, सीपी मतलब करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। समझ में आया मेरी बात? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो मैथ का है इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो, नहीं तो तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। बुक वैल्यू को कैसे पता करते हैं, ये जो 2 3 5 में आपको बोला इसको वही नंबर को कैसे निकालते हैं, सीपी मतलब करंट प्राइस, ये जो देख रहे हो ना डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो अभी ट्विस्ट करते हैं, रिलायंस का करंट प्राइस क्या है 1937, देख रहे हो करंट प्राइस 1937 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ये दोनों को नोटिस करो, ठीक है, ये दोनों इसको देखो, करंट प्राइस मतलब सीपी करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है 1937 डिवाइडेड बाय 968, चलो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 1937 डिवाइडेड बाय 968 इक्वल टू 2.00, ये पहला 2 नंबर को पकड़ेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 निकलता है ना, 2 निकलता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई। तो हमारा पहला क्राइटेरिया मैच हो गया, 2 निकला ना नंबर, देखो नंबर कितना निकला, 2 निकला बुक वैल्यू। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये इसमें क्या बताया था, अगर कंपनी का बुक वैल्यू, ये देखो अगर कंपनी का बुक वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच में है देन द कंपनी नॉर्मल है एंड अभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। तो क्या रिलायंस में अभी इन्वेस्ट करना बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू है 2 निकल रहा है, तो 2 से लेकर 5 के बीच में है, तो मैं इधर नीचे लिखा हूं यस वी इन्वेस्ट। तो हमारा जो पहला बुक वैल्यू जो निकालते हैं, देखो कंपनी का पहला फंडामेंटल चेक करेंगे, पहला स्टेप आपको सिखा दिया, स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप है, उसके बाद हम बुक वैल्यू को आएंगे। बुक वैल्यू का मैंने वैल्यू सिखा दिया, अगर कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगा, कौन सी कंपनी मतलब नहीं करना चाहिए और कौन सी कंपनी एक्सपेंसिव हो चुका है, बुक वैल्यू को कैसे निकालता है, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 1 सेकेंड बस। हो गया, बुक वैल्यू को कैसे मतलब आपने किया, आपको पता चल गया ना क्लियरली, मैं जानता हूं आप क्लियर हो गए, ठीक है। तो बुक वैल्यू पहली बात तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, उसके बाद बुक वैल्यू को निकालेंगे। बुक वैल्यू को समझ लो कि आप रिलायंस का एनालिसिस कर रहे हो, बुक वैल्यू को निकाल लिया, पहला टिक मार्क अपने नोट पे दोगे कि भाई यस ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पहला क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है। चलो अब सेकेंड में जाते हैं, सेकेंड में आ गए, सेकेंड में हम देखेंगे पीई रेशियो को कैसे निकालते हैं एंड व्हाट इज पीई रेशियो। मैं जूम कर लेता हूं, ओके ओके बेस्ट, ठीक है, इधर देखो ऊपर लिखा हूं पीई रेशियो कैसे निकालते हैं एंड व्हाट इज पीई रेशियो, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, कहां गया, ये जो स्टॉक पी आप देख रहे हो ना, इसको नोटिस करो, इसको इसको 31.2 इसको नोटिस करो, ठीक है, स्टॉक पी। ये जो पी रेशियो आप देख रहे हो, रिलायंस का अभी का पी रेशियो क्या है 31.2 है ना, ये 31.2 है। तो यहां पे मैं सिखाऊंगा आपको पी रेशियो को कैसे निकालते हैं एंड व्हाट इज पी रेशियो, पी रेशियो है क्या, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। देखो पी रेशियो का मीनिंग है, फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका मतलब इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो पी रेशियो का मीनिंग है मार्केट कंपनी से पर ईयर कितना परसेंटेज का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है। पी रेशियो का मीनिंग है, यहां पे देखो मैं लिखा हूं मार्केट कंपनी से पर ईयर कितना परसेंटेज का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, रिलायंस से मार्केट 31% का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है पर ईयर। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, क्या दिखाया था, स्टॉक पी ना, ये पी रेशियो है। तो समझ लो कि ये तो पी रेशियो क्या है 31.2 है ना, तो ये कंपनी जो 31.2 है, इसका पी रेशियो अगर 31.2 है तो मार्केट, ठीक है, जो लोग बाग हैं जो दूसरे मतलब हमारे कंट्री में जो रहते हैं या फिर पूरे मार्केट हैं, और समझ लो मार्केट मतलब बाकी लोग इस कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ध्यान से सुन लो मेरी वर्ड, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मतलब देखो, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग कंपनी से पर ईयर, मार्केट कंपनी से पर ईयर कितना परसेंट का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल रिलायंस से मार्केट 31% का गेन एक्सपेक्ट करना है पर ईयर। ये जो 31% नंबर कहां से आया, नंबर आया यहाँ से। स्टॉक पी देख रहे हो ना 31%, 31.2, ठीक है। इसको परसेंटेज में आप मतलब समझ सकते हो। 31% का मतलब गेन में बोल रहा हूँ, कोई तो लॉस नहीं चाहेगा ना डेफिनेटली नीचे जाए बोल के। तो गेन 31%, दूसरे लोग चाह रहे हैं कि भाई ये रिलायंस कंपनी जो है पर ईयर 31% हमें रिटर्न दे, मतलब उतना गेन करें पर ईयर 31% एट द एंड ऑफ द ईयर में बढ़े। ठीक है, क्लियर हो गई आपको। तो सो हम कंफर्म होने के लिए रिलायंस क्या सच में 31% का गेन कर रहा है पर ईयर, इसको वैलिडेट करने के लिए हम देखेंगे ओपीएम 5 ईयर। मतलब ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर। ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में घबराओगे क्या है ये सब कुछ बोलोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज थोड़ा ध्यान से, कहां पे अगर नॉइस आ रहा है आपके आसपास तो एक रूम में जाओ, बैठो और ध्यान से देखो वीडियो को बैक करके। जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है, पी रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। पी रेशियो हाँ व्हाट अभी मतलब पता चलने वाला है। पी रेशियो कैसे निकालते हैं एंड व्हाट इज पी रेशियो। पी रेशियो आपको पता चल गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब पी रेशियो का मीनिंग है, अगर कोई कंपनी समझ लो कि यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर होता और उसका पी रेशियो होता 50.2 ऐसे होता, तो समझ लो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एट द एंड ऑफ द ईयर में 50% का गेन करें। वैसे सेम रिलायंस का पी रेशियो है 31.2, मतलब रिलायंस मतलब मार्केट चाह रहा है कि रिलायंस एट द एंड ऑफ द ईयर में 31% का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो हम कंफर्म तो होंगे ना, ऐसे एक्सपेक्ट कर देने से हुआ गया, हम सच में थोड़ा कंफर्म हो गए यार ये सच में क्या मतलब 31% का मतलब रिटर्न देगा या फिर देने वाला है। तो हम कंफर्म करने के लिए रिलायंस क्या सच में 31% का गेन कर रहा है पर ईयर, इसको वैलिडेट करने के लिए हम देखेंगे ओपीएम 5 ईयर। ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर। ओपीएम का ये देखो, ये जो ओपीएम देख रहे हो ना, कहां गया ये देखो ओपीएम। ओपीएम 5 ईयर जो देख रहे हो 15.2 है अभी रिलायंस का ओपीएम 5 ईयर। ठीक है, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर। तो ओपीएम हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पी रेशियो सच है कि नहीं, 31% का गेन करेगा कि नहीं, इसको वैलिडेट करने के लिए हम ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर का हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके देखने के लिए मैं अभी आगे बढ़ता हूं, इसको जूम इन करके इतना समझ लिया। सेकंड देखो, अभी आते हैं ये आगे सेकंड पेज पे। ठीक है, यहां पे देखो। सो अगर हम ओपीएम, ठीक है, अगर देखो ओपीएम प्रॉफिट देखो, मैं सिंपल से बता रहा हूं, अभी से ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दो। सो अगर ओपीएम पी से ज्यादा हो, ठीक है, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो अगर यहां पे क्या लिखा है मैंने, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओपीएम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर पी से प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ज्यादा हो, आई मीन नीचे देखो फिर से मैं लिखा हूं ओपीएम PE, then it's very good company to invest. OPM greater than PE, then it's a very good company to invest. OPM अगर PE से ज्यादा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर PE से ज्यादा हो, then इट्स वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। कैसे कैसे मैं बताता हूं। मैं क्या बोला, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है इधर 15.2, और पी रेशियो तो मैंने आपको बताया है मार्केट कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं 31.2। तो ओपीएम, ठीक है, पी रेशियो से ज्यादा हो, ओपीएम ये देख रहे हो 15.2 है और पी रेशियो क्या है 31.2। क्या है ओपीएम, क्या ये जो ओपीएम आप देख रहे हो या कि पी क्या ये मतलब पी से ज्यादा है क्या, कम है ना। पी रेशियो 31 है, ओपीएम 15 है, तो क्या पी रेशियो से ज्यादा है। अगर ये ओपीएम पे अगर 40 होता, अगर ये ओपीएम पे 32 होता, अगर ये ओपीएम पे 33 होता, ओपीएम पे अगर 35 होता, तो क्या होता, स्टॉक पी से ज्यादा ओपीएम होता ना।
तो यही बात आप समझ लो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर ओपीएम बी से ज़्यादा हो, आई मीन पीई मतलब आई मीन ओपीएम ग्रेटर देन पी, देन इट्स वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। ओपीएम ग्रेटर देन का पी का मतलब है मार्केट। अभी मैं सेकंड पॉइंट पे आने वाला हूँ, आपको इतना क्लियर हो गई ना। अगर पहली बात तो देखो, हम क्या मार्केट कैप चेक करेंगे, उसके बाद हम बुक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम स्टॉक का पी पे आ जाएंगे। स्टॉक का जब पी रेशियो देखेंगे तो हम देखेंगे भाई मार्केट 31.2 का हमें मतलब मार्केट यही कंपनी से पर ईयर 31.2 का गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको वैलिडेट करने के लिए हम ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर का देखेंगे। अगर ओपीएम पीई जो है इससे अगर ज्यादा हो, ठीक है, ओपीएम देखो, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर पी से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंपनी है और इसमें हम हमारा दूसरा क्राइटेरिया मैच कर जाएगा। लेकिन क्या आप खुद बताओ, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया मैच कर रहा है? पी रेशियो है 31.2 लेकिन ओपीएम है 15.2%। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये इसके हाफ रेट हैं, ठीक है, मतलब हाफ है ना। अगर यहाँ पे 40 होता तो ही हम इन्वेस्ट करते, अगर यहाँ पे 33 भी 32 भी होता तो ही हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गई बात को? तो अभी मैं आपको ये धीरे धीरे बात को क्लियर करता हूँ। सेकंड पॉइंट पे आता है, ओपीएम ग्रेटर देन पी का मतलब है मार्केट जितना कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी पर ईयर इतना ग्रो हो, एंड कंपनी लास्ट 5 ईयर से उससे ज्यादा ग्रो करके मार्केट को प्रूव कर रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझता हूँ। देखो, रिलायंस का पी है 31 और इसका ऑपरेटिंग मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 ईयर से 15, ठीक है। तो ये जो 31 है इसका क्या मतलब है? आपको पी रेशियो अभी अभी पढ़ाया हूं मैंने। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 31% ग्रो हो, ठीक है, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि पर ईयर 31% और रिलायंस ग्रो हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब मार्केट तो 5 ईयर से 15% का ही गेन दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब क्या? मार्केट 31% का गेन चाह रहा है लेकिन मार्केट तो 15% का दे रहा है। तो ये स्टॉक हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे हमारा मैच नहीं हो रहा है। आप खुद सोचो, अगर समझ लो कि रिलायंस का पी रेट है 20, ठीक है, और इसका ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पी रेशियो पी 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 समझ लो कि 20, पी का मतलब मार्केट रिलायंस को पर ईयर 20% गेन का एक्सपेक्ट करना है, लेकिन ऑलरेडी अगर 5 ईयर से ये 25% का गेन कर रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि मार्केट जो रिलायंस से चाह रहा है उससे रिलायंस ज्यादा परफॉर्म करके खुद को किंग प्रूव कर रहा है कि हाँ भाई, मैं आप जितना चाह रहे हो उससे ज्यादा रिटर्न मैं आपको दे रहा हूं, तो आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे ना। लेकिन रिलायंस का पी रेशियो तो 31 है, मतलब मार्केट 31% का गेन चाह रहा है, लेकिन ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर से 15% का है। इसका मतलब ये खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो मैच क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल रिलायंस का पी 31.2 है एंड ओपीएम 5 ईयर का है 15.2। सो मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से उतना कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है। सो रिलायंस इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा नहीं है। हमारा पहला क्राइटेरिया तो मैच हो गया था भैया, लेकिन क्या ये मैच हो रहा है? हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था? हमारा पहला क्राइटेरिया जो था कि मार्केट कैप देख लिया हमने, लार्ज कैप देख लिया, उसके बाद हमने बुक वैल्यू को मतलब बुक वैल्यू काउंट कर लिया, 2 निकल गया तो भाई बहुत अच्छा है। चलो फिर हम तीसरे पे कहाँ पे आते हैं? पी रेशियो पे, ठीक है। पी रेशियो पे जब आके देखते हैं तो एट द एंड में पता चलता है कि सो रिलायंस इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है, क्योंकि मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उतना वो कंपनी 5 ईयर्स से 5 ईयर्स हो गया लेकिन खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो आप खुद सोचो ना, क्या मतलब ये कंपनी क्या अच्छा है? ठीक है, क्लियर हो गई आपको कि ओपीएम क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। आईएनटी कवरेज, ये जो देख रहे हो ऊपर, जूम कर लेता हूं
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, INT कवरेज मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैं आपको दिखाने वाली, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना INT कवरेज, ठीक है, INT कवरेज मतलब 2.97 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है INT कवरेज। तो ये क्या है, ये अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो INT कवरेज मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो मैं अभी समझता हूँ, ठीक है। INT कवरेज मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, अगर कंपनी डाउन में चल रहा है एंड मार्केट डाउन हो गया, समझ लो कंपनी में कुछ बैड न्यूज आया नहीं तो मार्केट गिर गया, तो कंपनी का इतना अगर 3 इयर्स का, कंपनी का अगर सॉरी इतना मैं बोल रहा हूँ ITN अगर 3 इयर्स का है, इसका मतलब है वो कंपनी के पास इतना पैसा है कि अगर मार्केट गिर जाए या कंपनी डाउन हो जाए तो भी कंपनी अपने पास बचे हुए पैसे 3 इयर्स तक चला सकता है। बात हो गई क्लियर, मैं फिर से समझा देता हूँ। ITN कवरेज, ये रिलायंस का ITN कवरेज क्या है 2.97। तो ये 2.97 क्या है, इसका मैं मतलब टोटल मीनिंग आपको समझाता हूँ। ITN मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशिया, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉरी व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आई थिंक, हाँ रेशियो। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, यहाँ से देखो, अगर कंपनी डाउन में चल रहा है एंड मार्केट डाउन हो गया, समझ लो कंपनी में कुछ बैड न्यूज आया नहीं तो मार्केट गिर गया, तो कंपनी का ITN इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 3 इयर्स का है, इसका मतलब है वो कंपनी के पास इतना पैसा है कि अगर मार्केट गिर जाए या कंपनी डाउन भी हो जाए या फिर काम धंधा कुछ ना भी चले, तो भी वो कंपनी अपने पास बचे हुए पैसे से 3 इयर्स तक अपने कंपनी को चला सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात अभी आपको आपको मतलब आई नो कि क्लियर हो गई। देखो इंटरेस्ट कवरेज इधर 2 है 2.97, ठीक है। तो रिलायंस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.97, मतलब समझ लो कि रिलायंस कंपनी में कुछ बैड न्यूज आ गया, समझ लो कि मार्केट गिर गया, निफ्टी गिर गया, इसको क्लियर, समझ लो कि मार्केट गिर गया, नहीं तो कंपनी में कोई क्या हुआ, नहीं तो कंपनी में कोई बैड न्यूज आ गया या फिर कुछ फ्रॉड हो गया, तो कंपनी क्या होगा, डेफिनेटली कंपनी गिरता चला जाएगा। तो उसको संभालने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसको संभालने के लिए तो पैसा चाहिए। समझ लो, आप खुद सोचो, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 25 लाख का, ठीक है, एक दुकान ओपन किया, बहुत अच्छा दुकान ओपन किया, 25 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस आप ओपन करते हैं, दुकान ओपन करते हैं, फिर कोई शोरूम ओपन करते हैं, तो ऐसे भागने नहीं लग जाएगा ना, लोग तो ऐसे चले नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा निकालना होगा, जो जो लोग आपके पास काम करेंगे उनको पैसा देने के लिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो वही होता है ITM। तो समझ लो कि आप एक 25 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक 25 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास वही कंपनी को चलाने के लिए, आपके खुद के शोरूम को या फिर कुछ भी अगर ओपन किए हो तो उसको चलाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए ना, जैसे कि 20 लाख हो गया या फिर 30 लाख, आप उस कंपनी को चलाने के लिए ही उतना यूज करोगे, मतलब टोटल आप यूज कर रहे हो 60-70 लाख, लेकिन 25 लाख आके बिजनेस पे लगा दिए, और बाकी ये जो 20 to 23 पैसा है, 23 लाख पैसा है, इसको आप क्या क्यों रखे हो कि अगर कंपनी बीच में ना चले, मैं जो दुकान मतलब दुकान ओपन किया हूँ वो नहीं चले, या फिर शोरूम ओपन किया हूँ वो नहीं चले, कुछ इलेक्ट्रिक का खोला हूँ वो नहीं चले, तो मेरे पास पहले से इतना केस है ताकि जो मेरा लेबर है या फिर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको मैं 2-3 ईयर्स तक पे कर सकूं। वही सेम बात है ITM, अब क्लियर भी आया, INT इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो रिलायंस के पास ये जो 2.97, इसको 3 पकड़ लो, तो ये है ईयर, मतलब रिलायंस के पास इतना पैसा है कि अगर ये कंपनी डूब मतलब ये कंपनी में कुछ बैड न्यूज आ गया तो भी ये 3 ईयर्स मतलब 2 ईयर्स पकड़ लो, 2-3 ईयर्स आराम से चला सकता है ये कंपनी अपने आप को, किसी से उधार ना मांग कर, किसी से पैसा ना मांग कर। इसीलिए मैं लास्ट में क्या लिखा हूँ, सो जिसका
सो जिसका ITN इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3, 4 या 5 है, ऐसे हैं, तो वो कंपनी बेस्ट है। एंड 3 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब INT रहना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर समझ लो रिलायंस का INT इधर अगर 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, इधर तो अभी 2 लिख रहा है, मतलब 2 ईयर्स 3 ईयर्स पकड़ लो। अगर यही प्लेस पे 7 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस अगर जितना भी बेड न्यूज आ जाए, जितना निफ्टी गिर जाए, जितना कोरोना वायरस हो जाए, लेकिन रिलायंस के पास 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए वो अपने कंपनी को संभाल सकते हैं, क्योंकि पहले से उसके पास वही कंपनी को संभालने के लिए उतना पैसा है। अगर 4 लिखा है तो 4 ईयर तक, 4 ईयर तक संभाल सकते हैं। अगर 5 इस प्लेस पे लिखा हुआ तो 5 ईयर्स तक संभाल सकते हैं। तो आप खुद सोचो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, तो जिसका ITN इंटरेस्ट कवरेज जैसे 3, 4 या 5 ऐसा है, वो कंपनी बेस्ट है। डेफिनेटली ना, हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका INT ज़्यादा हो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि भाई हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए कंपनी तो डूबने नहीं वाला, कंपनी के पास तो पहले से ही पैसा है। क्लियर हो गई बात आपको? तो चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड बस। चलो तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ से मैथ शुरू हो, कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान से देखो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खत्म हो गई आपको, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, एक सेकेंड, हाँ INT पढ़ रहे थे ना। नेक्स्ट हम आते हैं डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी मतलब ये देखो, यहाँ पे जो लिखा है ये देखो, डेब्ट टू इक्विटी 0.42 है रिलायंस का, ठीक है। तो ये जो डेब्ट टू इक्विटी क्या है और इसका ये जो वैल्यू 0.42 है, इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर मैं क्या लिखा हूँ, डेब्ट टू इक्विटी। सो डेब्ट का मतलब क्या है, कर्ज। कर्ज कर्ज आपने सुना होगा ना, कि भाई मतलब ये कंपनी मतलब कर्ज से कहीं ना कहीं भर भर के मतलब डूब गया, या फिर ये कंपनी का कर्ज इतना है, आपने डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकेंड बस, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो देखो पहली बात तो ये जो डेब्ट टू इक्विटी है, तो यहाँ पे सो एक गुड कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। आपको मतलब क्लियरली समझ में आ गया? डेब्ट टू इक्विटी मतलब कर्ज। सो एक गुड कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको? फिर से मैं बोल रहा हूं, डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी का कर्ज कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0.42 है, मतलब रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी। तो कंपनी कितना कर्ज में अभी तक है, तो एक गुड कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी हमेशा 1 से लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, हम कहाँ पे थे, हम थे, देखो मैं थोड़ा सा मतलब अभी वीडियो कट करके एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया तो चला गया था। तो देखो हम थे डेब्ट टू इक्विटी में, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी की हम बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि अगर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी, मैंने इधर क्लियरली लिखा है 1 से अगर लेस देन 1 हो, देन सो एक गुड कंपनी है, और डेब्ट टू इक्विटी हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हमेशा कंपनी का INT इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेब्ट टू इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी सारा डेब्ट पे कर सकता है एक ही साथ में। इसका ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो अभी अभी आपको मतलब याद होगा। INT मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि INT क्या होता है। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब कंपनी के पास ये INT जो अभी पढ़ाया था ना आपको 2.97 है, मतलब कंपनी का अगर सेड न्यूज आ गया या फिर कुछ भी हो गया, फिर मार्केट गिर गया, तो कंपनी कम से कम 3 ईयर्स तक अपने कंपनी को संभाल सकता है, क्योंकि पहले से उसके पास मतलब उसके पास केस हैं उस बिजनेस को संभालने के लिए। और डेब्ट टू इक्विटी है 0.41%, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी देखो कंपनी का INT इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, 2.97, ठीक है। एक सेकंड फिर से लिख लेता हूँ, डेब्ट टू इक्विटी है 2.97, मतलब 3 ईयर्स पकड़ लो, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स हो गया कंपनी का, ये हो गया मतलब INT हो गया।
तो अभी हम डेब्ट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो डेब्ट टू इक्विटी मतलब कर्ज कंपनी कितने कर्ज में है। देखो कंपनी अगर जीरो, ये डेब्ट टू इक्विटी अगर ये जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो भी होगा, ऐसे टाइप की कंपनी में दिखाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उनका कुछ कर्ज ही नहीं है, वो किसी से उधार मांग के या फिर कुछ उधार ही नहीं है, वो ऑलरेडी सारे उधार मतलब सूझ साझ कर अपने कंपनी को अच्छे खासे चला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा है, हमेशा कंपनी का आईएनटी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेब्ट टू इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम में हो कंपनी, तो अगर वो जिससे उधार मतलब मांग के लिए है ना, तो वो अगर फिर से कंपनी को मांग रहे हैं तो वो एक साथ जूझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा डेब्ट टू इक्विटी जो है, देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ओके हमारा था डेब्ट टू इक्विटी था 0.42 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था 2। तो ये ज़्यादा है ना और ये कम है, तो कंपनी के पास तो मतलब जो कर्ज लिए हैं तो उससे ज़्यादा पैसा तो है ना ऑलरेडी उनके पास। अगर मैं आपके आपके मतलब आपसे मैं अगर मैं 100 रुपीज़ मांग के ले रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी अगर 1000 रुपीज़ हैं और वो 100 रुपीज़ आप अगर मुझे 2 दिन के बाद या फिर 2 मंथ के बाद या फिर 2 ईयर्स के बाद भी मांग रहे हो, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास अगर 1000 रुपीज़ हैं, तो मैं आपको एक झटके में सूझ सकता हूँ ना। तो डेब्ट टू इक्विटी वैसा ही है, डेब्ट टू इक्विटी रिलायंस कंपनी है क्या है 0.42 है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.97। तो यही मैं आपको बता रहा था 2.97 मतलब 3 ईयर्स तक कंपनी के पास पैसा मतलब पैसा अपने कंपनी को संभालने के लिए पैसा है। और डेब्ट टू इक्विटी है क्या देख लेते हैं हम 42 0.42, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो जब डेब्ट टू इक्विटी हम बात कर रहे थे सॉरी, डेब्ट टू इक्विटी हम बात कर रहे थे 0.42 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.97। क्लियर हो गया आपको। सो एक गुड कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी हमेशा <1 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इससे डेब्ट टू इक्विटी से ज़्यादा होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। आप खुद सोचो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही अगर यहाँ पे समझ लो कि 1 है, मतलब कंपनी अगर 1 साल तक अपने अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गया तो संभाल सकता है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी है 2-3 है, मतलब अरे भाई कंपनी के पास 100 करोड़ है लेकिन कर्ज लेके बैठा है 300 करोड़ का, तो क्या होगा, कंपनी फंस जाएगा ना। वैसे डेब्ट टू इक्विटी 0.42 है और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.97, तो डेब्ट टू इक्विटी से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है ना, तो कंपनी के पास पावर है, ठीक है, कि भाई जो कर्ज छोटा मोटा है वो अभी भी आप अगर मांग लो तो सूझ सकता है। इसीलिए मैं लिखा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेब्ट टू इक्विटी से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम में हो कंपनी से, कंपनी और सारे डेब्ट एक साथ पे कर सकें। और थर्ड पॉइंट हम आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि डेब्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये जो ध्यान रखना, ये जो डेब्ट टू इक्विटी है ना, ये कर्ज कम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है, मतलब समझ लो कि इसके पास पैसा ही नहीं है, वो दूसरे से पैसा लेके अपने कंपनी को चला रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर बहुत ज़्यादा ही कम है, मतलब जितना तो कर्ज लिया है उससे और भी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, तो फालतू कंपनी है, घटिया कंपनी है, उसके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो यही समझ लो। सो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ध्यान रखना कि डेब्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए। जितना कम हो, जितना कर्ज वाला कंपनी हो, हमेशा मतलब उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जितना कम हो उतना अच्छा है, एंड हमेशा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो उतना अच्छा है। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख रहे हो, इधर 3 समझ लो, यहाँ पे 4 है, तो 4 ईयर तक कंपनी संभाल सकता है अपने आप को। 5 है तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे निफ्टी कहाँ पे चले जाए, यहाँ पे चाहे कंपनी का जितना बेड न्यूज़ आ जाए, 5 ईयर तक संभाल सकता है। लेकिन रिलायंस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.97, ठीक है। क्लियर हो गई। चलो हम अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने अभी तक हम क्या क्या क्लियर कर चुके हैं, देखो करंट मार्केट प्राइस हम क्लियर कर चुके हैं, और बुक वैल्यू क्या है वो भी हमें पता लग चुका है। पहला याद करो 2 इतना था बुक वैल्यू, और ओपी है मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.2 है। और मैंने आपको पी रेशियो भी हम क्लियर कर चुके हैं कि मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसको वैलिडेट करने के लिए हम ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम काउंट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है। और इतना हम क्लियर कर चुके हैं। स्टॉक का पी क्लियर कर चुके हैं, मार्केट कैप क्लियर कर चुके हैं, ओपीएम क्लियर कर चुके हैं, अभी डेब्ट टू इक्विटी क्लियर किए, और आई एन टी कवरेज भी क्लियर कर चुके हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है।
इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और नेक्स्ट है ईपीएस। ईपीएस मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, कहीं कहाँ गया इधर कहीं था। ईपीएस 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 ईपीएस, अरे कहाँ गया, यहाँ कहीं था। हाँ ये देखो ईपीएस ईपीएस ईपीएस, इधर क्या लिखा है, ईपीएस 62.6, मतलब ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, इसका फुल फॉर्म ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे ईपीएस क्या है, 62.6 है, मतलब इसका अर्निंग पर शेयर का रेट है 62.6। तो ईपीएस क्या है, देखो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी लास्ट 3 ईयर से कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है। ईपीएस को देखकर हम जान सकते हैं। और ईपीएस को अगर देखना है, अगर कंपनी का ग्रो कैसे करना है उसको अगर देखना है, तो हम ईपीएस के ऊपर नजर डालेंगे। और ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी लास्ट 3 ईयर से, अगर आपको नॉइज और आ रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड करो। मतलब कंपनी लास्ट 3 ईयर से कैसे ग्रो कर रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, ठीक है। तो ईपीएस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट ईपीएस माइनस, देखो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ही समझ में आएगा, ठीक है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर मतलब वो कंपनी लास्ट 3 ईयर से कैसे ग्रो कर रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो आप ईपीएस देख रहे हो, अर्निंग पर शेयर क्या है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है लेटेस्ट ईपीएस माइनस 3 ईयर बेक प्राइस, ठीक है। तो इसका लेटेस्ट ईपीएस क्या है हम देख लेते हैं, लेटेस्ट ईपीएस है 62.6, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 62.6 माइनस, मैंने क्या बोला फॉर्मूला, लेटेस्ट ईपीएस माइनस 3 ईयर बेक प्राइस, मतलब 3 ईयर पहले, पिछले जो 3 ईयर्स का, मतलब अभी आप मतलब खुद समझ जाओ, लेटेस्ट ईपीएस, अभी का जो ईपीएस चल रहा है, अर्निंग पर शेयर का रेट क्या चल रहा है, अभी 62.6 चल रहा है, लेकिन माइनस 3 ईयर्स बैक, 3 ईयर्स पहले यही अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा था, हम कैसे दिखेंगे, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉसेस देख रहे हो ना, इसके नीचे देखो ईपीएस होगा, देखो ये देखो ईपीएस इन आरएस, देखो ये सारे मतलब ईयर टू ईयर ईपीएस, ठीक है। तो अभी हमारा ईपीएस क्या चल रहा है, 62.6, देखो करंट ईपीएस देखो, देखो 2020 और ये है 2021, तो अभी का 62.56 इधर दिखा रहा है, लेकिन करंट हमारा ईपीएस चल रहा है, करंट ये देखो, करंट ईपीएस चल 62.6, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईपीएस को अगर आप कैलकुलेट करना मतलब सीख गए क्या, सिंपल सा तो फॉर्मूला है। तो ईपीएस से ना हम कंपनी का ग्रोथ जान सकते हैं कि ईयर टू ईयर कंपनी कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो आप अभी मतलब समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखो, ईपीएस माइनस, तो पहला हम ईपीएस करंट ईपीएस लिख लेते हैं, करंट ईपीएस है 62, ऐसे ले आते हैं, ठीक, करंट ईपीएस है 62.6 और एंड माइनस कर लेते हैं, और 3 साल पहला का ईपीएस क्या था, थोड़े से देख लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉसेस कहाँ गया, हाँ ये देखो, और 3 साल पहले, अभी मैं लाता हूँ, ये देखो ये ईपीएस है ना, एक सेकेंड, ओके मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो 3 ईपीएस इन आरएस, तो अभी का 2021 का, और 3 साल पहले मतलब 2020, 2019 एंड 2018 का ईपीएस क्या था, 53.39। तो हम अभी क्या करेंगे, आपके सामने 62 पॉइंट करंट ईपीएस, मैंने इधर आपको क्या सिखाया, लेटेस्ट ईपीएस मतलब हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, अभी का ईपीएस जानने के लिए हम क्या करेंगे, लेटेस्ट ईपीएस माइनस 3 ईयर्स बैक प्राइस, तो माइनस 3 ईयर्स बैक प्राइस मतलब 3 साल पहले कौन से ईपीएस था हमारा, 62.56 है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 53.39, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए करंट ईपीएस माइनस 53.39, ठीक है, ये है ना, हाँ 53 पॉइंट, ये देखो करंट ईपीएस ये हो गया, इससे 3 साल पहले मतलब 1 2 एंड 3 साल पहले, मतलब 53.39,
53.39 इक्वल टू 9.21 निकल रहा है, ठीक है, 9.21 निकल रहा है। तो इसका हमारा मतलब ईपीएस अभी का है 9.21। देखो मैं इधर लिखा भी हूँ, लेटेस्ट ईपीएस 62, 3 ईयर्स बैक पहले का ईपीएस था 53, सो 62 माइनस 53, लेटेस्ट ईपीएस माइनस 3 ईयर्स, ईपीएस हम निकाल रहे हैं तो 9 निकल रहा है। सो 9 पॉइंट का डिफरेंस रहा है। सो ये पॉजिटिव 9 पॉइंट है ना, इधर कोई माइनस 9 पॉइंट तो नहीं निकला हमारा रिजल्ट। समझ रहे हो बात को? देखो देखो लेटेस्ट ईपीएस माइनस 3 ईयर बैक प्राइस, मतलब लेटेस्ट ईपीएस है 62, 3 ईयर बैक प्राइस का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है 53, तो 62 माइनस 53 9। सो 9 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। 3 ईयर्स पहले 9 पॉइंट कम था, अभी 9 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव है ना, माइनस 9 पॉइंट तो नहीं है। अगर 3 ईयर पहले जो था समझ लो कि 3 ईयर पहले 53 था, अगर अभी 40 चल रहा है तो माइनस में हम चलेंगे ना, क्योंकि कम ग्रो किया है। लेकिन कंपनी तो 3 ईयर पहले 53 अर्निंग पर शेयर का रेट में चल रहा था, अभी तो 62 हो चुका है, तो भाई 9 पॉइंट मतलब इम्प्रूव कर चुका है ना, ग्रो कर चुका है। अभी समझे? हाँ मैं जानता हूँ, अभी समझ गए। सो 9 पॉइंट का डिफरेंस है, सो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। इसको समझने के लिए हमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस को परसेंटेज करते हैं। सो लेट्स डू इट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आप 9 पॉइंट का डिफरेंस देख रहे हो ना, लेकिन हमें तो परसेंटेज का डिफरेंस चाहिए। हमें ये नहीं कि भाई पर शेयर हमें इतना पॉइंट बढ़ा, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, तो इसको ये जो 9 पॉइंट है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मैं लिखा हूँ। सो 9 पॉइंट का डिफरेंस रहा है, सो ये पॉजिटिव है। इसको समझने के लिए हम डिफरेंस को परसेंटेज करते हैं। सो लेट्स डू इट, चलो लेट्स डू इट, ठीक है। और सेकेंड पेज में हम आते हैं। सेकेंड पेज में देखो, यहाँ पे मैं अब सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करना है। सो अब हम डिफरेंस को परसेंटेज में करते हैं। हमारा डिफरेंस आया था 9, आप वो अभी यहाँ दें। सो 9 डिवाइडेड बाय लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस, ठीक है। जो भी मतलब अभी आया ना वैल्यू, इस वीडियो को फिर से देख लेना, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो लाइव क्लास में पूछ लेना। सो मैं यही आपको बता रहा था ईपीएस को। देखो पहली बात, हमने ईपीएस को कैलकुलेट किया कि अभी का जो प्राइस चल रहा है माइनस 3 ईयर्स बैक प्राइस, उसका हमें पॉजिटिव 9 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट मतलब ग्रोथ दिखने को मिला। लेकिन हमें उसको परसेंटेज में जानना है ना, कि लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने कितना परसेंटेज का ग्रोथ किया है। सो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैथ है, सो इसको हम कैलकुलेट, आई नो थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। सो 9 डिवाइडेड बाय लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस, सो इसको परसेंटेज में करते हैं। तो देखो 9, मैं अभी आपको बता रहा हूँ 9, ये क्लियर कर लेते हैं, ओके आई थिंक ऐसा होगा, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिखा हूँ, परसेंटेज में करेंगे ना, जो वैल्यू निकला ना उसको फिर से हम लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट 3 ईयर्स का ईपीएस क्या है, ये देखो, लास्ट 3 ईयर का ईपीएस है 53.39 ना, तो हम क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 53.39 इक्वल टू क्या निकल रहा है इधर 0.168 ऐसे कुछ वैल्यू निकल रहा है। ये तो पॉइंट में निकल रहा है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम परसेंटेज को क्लिक कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज को क्लिक कर देंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओके 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 ओके, मैं फिर से इधर से देख लेता हूँ। हाँ 9.3 ओके इधर निकला, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक हाँ सॉरी सही हुआ था। देखो ईपीएस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो 9, ठीक है, अभी का जो ग्रोथ निकला है 3 ईयर्स का पॉइंट में, इसको डिवाइडेड बाय 53, ठीक है 53 कर लेते हैं, और ओके 0.16, तो इसको अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो इधर तो पता नहीं कैसे थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे करोगे तो 16 ही आपको दिखेगा। तो आप आई थिंक आप फार्मूला तो आप समझ गए होंगे कि अब तो हम मोबाइल पे, प्लीज़ आप मोबाइल के पर करके देखना। आई थिंक मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मोबाइल पे मैं ये कैलकुलेट किया था तो परफेक्ट निकल रहा था। अभी भी आप करके देख लो, अभी आप अपने मोबाइल ओपन करो और 9 करो, उसके बाद कर लिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 53 करो, फिर इक्वल टू को क्लिक करो, ऐसे निकलेगा। मोबाइल पे भी अभी ऐसा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पे अगर आप क्लियरली ऐसे कर्च करके परसेंटेज को क्लिक कर रहे हो ना, तो सीधा आपको 16.98 ऐसे निकाल के दिखाएगा। आप मोबाइल पे अभी करो, प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल पे अभी करो, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मतलब आपने मोटा मोटी फार्मूला को समझ लिया। पहले हम ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे,
करंट मार्केट प्राइस -3 ईयर्स बैक पहले जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर था, जो पॉइंट निकल रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय फिर से हम लास्ट 3 ईयर्स पे करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज का ग्रोथ देखना है ना कंपनी पर ईयर कितना परसेंटेज का ग्रोथ कर रहा है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स का पहले का ईपीएस था 53, तो 0 पॉइंट ऐसे निकलेगा। सो इसको परसेंटेज में मैंने आपको बताया ना, मोबाइल में परसेंटेज को क्लिक कर देना तो ये ऐसे निकलेगा 16.98 ऐसे समथिंग निकलेगा। तो ये जो 16.98 है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 16.98% निकल रहा है, ये है हमारा मतलब 3 ईयर्स से कंपनी इतना ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, अभी देखो, तो इसका मतलब कंपनी का ईयरली ग्रोथ 16% हो गया, ठीक है, और वो भी पॉजिटिवली, ठीक है। सो इसका मतलब कंपनी का ईयरली ग्रोथ 16% हो गया एंड ये पॉजिटिव 16% है। तो मतलब आप समझ गए ईपीएस को कैसे निकालना है, अर्निंग पर शेयर को। पहले बात तो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से 3 ईयर्स का पहले का ईपीएस को माइनस कर लो, जो भी पॉइंट निकल रहा है ना, 9 पॉइंट निकला ना हमारा पॉजिटिव, तो 9 डिवाइडेड बाय फिर से 3 ईयर्स बैक का ईपीएस को डिवाइड कर लो उसके साथ, जो भी निकलेगा पॉइंट से ऐसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो मोबाइल पे, तो मोबाइल भी दिखाएगा 16.98, तो ये प्लस है ना, -16 पॉइंट तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कंपनी, तो इसका मतलब कंपनी का ईयरली ग्रोथ 16% हो गया एंड ये +16% है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगर ये देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, अगर ये -16 या फिर -7 -5 होता तो हम ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये कंपनी ईयरली ग्रोथ माइनस में चल रहा है। आप खुद सोचो, आप कैसा ईपीएस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, मतलब कैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अगर आपने 3 साल पहले देखा एक कंपनी 10% ग्रोथ किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर देखा वही कंपनी ने 15% का ग्रोथ किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर देखा वही कंपनी ने 25% का ग्रोथ किया, डेफिनेटली हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना। हम इस टाइम पे ये सोचेंगे कि यार अभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर तक मुझे 35%, मतलब 35% ग्रोथ करेगा, तो मुझे 10% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी प्लस में। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, थोड़ी ना आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे कि 3 साल पहले 15% का रिटर्न दे रहा था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये क्या क्या 10% का रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर क्या क्या 8% का रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर क्या क्या 3% का रिटर्न दिया। तो ये क्या हो रहा है, माइनस में चल रहा है ना, ये कंपनी माइनस में चल रहा है। तो थोड़ी ना आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे ना। आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। वही मैं आपको अभी समझाने के लिए, मतलब समझाने चाह रहा था। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अगर ये कंपनी -16 -7 माइनस में जो वैल्यू होता है वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये कंपनी ईयरली ग्रोथ माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो फिर से हम देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हूँ। सो इसका ईयरली ग्रोथ 16% है, बट अभी ट्विस्ट आता है, मार्केट इस कंपनी से 31%, पी रेशियो भी याद आ गया आपको, 31% एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इसका ईयरली ग्रोथ प्लस होने के बाद भी हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते, बिकॉज इसका पी रेशियो 31 है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गई। ये जो ईपीएस देख रहे हो, पहली बात तो देखो, ओके, ये जो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ओके ओके गाइस, चलो हाँ देखो, ये जो ईपीएस देख रहे हो 62.6 अर्निंग पर शेयर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल गया। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर परसेंटेज निकल भी गया पॉजिटिव में, ठीक है, तो भी हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट तो 31.2 का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इन मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर ईयर हमें 31.2 का ग्रोथ दे, लेकिन ईपीएस को भी हम कैलकुलेट कर दे तो भी हमें मतलब मिल रहा है कि पर ईयर ये 16 पॉइंट का ही ग्रोथ कर रहा है। तो फिर भी हम ये कंपनी में मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर समझ लो कि ईपीएस अगर हमारा निकलता 40% 45%, तो डेफिनेटली हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते, क्योंकि उसका पी रेशियो 31 है और ईपीएस है हमारा, ईपीएस निकलता 40%। तो इसका मतलब क्या समझिए कि कम कि मार्केट जो कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है कंपनी, और खुद को भी प्रूव कर रहा है कि हाँ मैं एक अच्छा कंपनी हूँ और मतलब ईयरली में ग्रोथ कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी तो 15% कर रहा है ना, एक सेकंड माइक गिर गया आई थिंक, हाँ देखो, कंपनी तो 15% कर रहा है और इसका ईपीएस भी हम निकाल लिए, तो ईपीएस तो प्लस में निकला, मानता हूँ ईपीएस तो प्लस में निकला, फिर भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि
क्योंकि बिकॉज इसका पी रेशियो 31 है, तो इसीलिए पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएस कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो हम बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। कंपनी का फेयर वैल्यू क्या है, मतलब कौन से, मतलब देखो अभी रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, 1937 चल रहा है, ठीक है, 1937 चल रहा है ना। देखो करंट मार्केट प्राइस 1937 चल रहा है। तो मैं अभी क्या लिखा हूँ इधर, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। अगर कोई शेयर प्राइस मतलब 2000 में चल रहा है, ठीक है, उसका शेयर प्राइस है 2000 में चल रहा है, लेकिन आपको कुछ डिस्काउंट में या फिर आप इसका रियल मतलब देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका रियल औकात क्या है भाई, ठीक है, इस कंपनी का जो स्टॉक का वैल्यू अभी 2000 में चल रहा है, इसका रियल औकात क्या है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू क्या है, तो फेयर वैल्यू मतलब 2000 में तो चल रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है 4000 में, तो आप अगर मतलब उसका रियल औकात जानना चाहोगे कि भाई ये प्रोडक्ट अगर मैं होलसेल में खरीदता तो मुझे कितना देना पड़ता। अगर आप 4000 अगर किसी नॉर्मल शॉप से खरीद रहे हो वो प्रोडक्ट को, लेकिन आप बाद में आप कहीं ना कहीं पता करना चाहते हो ना कि इसकी रियल औकात का मतलब इसकी रियल वैल्यू क्या है, ये जो प्रोडक्ट तो मैं ले रहा हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन इसका रियल वैल्यू क्या है, इसको अगर जानना है तो मैं इसीलिए उसका फॉर्मूला भी आपको बताया हूँ, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। तो कैलकुलेट फेयर वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योर ईयरली ग्रोथ डिवाइडेड बाय पीई, ठीक है, ईयरली ग्रोथ क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय पीई। तो ईयरली ग्रोथ मैंने आपको अभी अभी बताया ना 16% का, डिवाइडेड बाय पीई मतलब अभी आपके सामने है देखो, ईयरली ग्रोथ मैंने आपको बताया 16% का, हम ईपीएस निकाले थे ना, ईयरली ग्रोथ 16% से निकला था, डिवाइडेड बाय पीई मतलब जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है इस कंपनी से, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ईयरली ग्रोथ देखो मैं आपके यहाँ पे भी लिखा हूँ, ईयरली ग्रोथ है 60, ठीक है, ईयरली ग्रोथ हम लिख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय पी रेशियो है 31.2 इक्वल टू, ये देखो 0.51 ऐसे निकल रहा है, इधर भी मैंने लिखा है 0.51, ठीक है। ईयरली ग्रोथ हम कंपनी का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की, कंपनी का रियल औकात क्या है इस शेयर का खरीदने के लिए, ताकि उस प्राइस पे अगर हमें मिल रहा है तो भाई भर भर के माल उठाने का, ठीक है। तो ईयरली ग्रोथ डिवाइडेड बाय पीई, तो ईयरली ग्रोथ है 16 डिवाइडेड बाय 31 करने से, देखो 16 डिवाइडेड बाय 31 करने से इतना निकला 0.51 निकला, ठीक ठीक है। देन करंट मार्केट प्राइस इनटू वो जो अभी निकला ना ईयरली ग्रोथ डिवाइडेड बाय पी, अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपनी का फेयर वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे धीरे धीरे स्टेप देखो, अभी तो एंड हो रहा है, कैसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ा देखा ना आपने। तो ईयरली ग्रोथ डिवाइडेड बाय पी मतलब ईयरली ग्रोथ जो हम 16% जो निकाले थे ना ईपीएस, वो डिवाइडेड बाय पी जो वैल्यू निकल रहा है, देन उसके बाद क्या निकला है 0.512 ऐसे निकल रहा है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू हमें एक नंबर पे चाहिए ना, देन हमें वही फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देन करंट मार्केट प्राइस इनटू 0.51 जो भी निकला वो है फेयर वैल्यू, मतलब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 1937 चल रहा है, ठीक है, 1937 इनटू अभी हम यहाँ पे क्या निकाला था 0.51 निकाला था ना, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ये 0.51 यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए निकाला, और ये जो 0.51 निकालने के लिए ना हम 16 मतलब जो ईपीएस हम निकाले थे ना डिवाइड सब करके इसीलिए निकाले थे कि भाई हम ईयरली ग्रोथ कैलकुलेट कर सकें। जैसे ही ईयरली ग्रोथ कैलकुलेट कर दिया, हमें मतलब फेयर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बात को समझ रहे हो, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके मैं जैसे आगे बढ़ा, ईयरली ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ईपीएस चाहिए था, क्योंकि पी तो हमारे पास पहले से है, तो ईपीएस निकल गया, तो ईपीएस को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 16 ईपीएस जो निकला था 16% का डिवाइडेड बाय 31 पी रेशियो जो निकल गया। अब हमें करंट मतलब फेयर वैल्यू चाहिए, तो फेयर वैल्यू चाहिए जानने के लिए हम क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस इनटू इनटू ईपीएस, ये जो निकाले थे ना 0.51 इक्वल टू 987 ये है रिलायंस कंपनी का रियल औकात, और ये है रिलायंस कंपनी का रियल फेयर वैल्यू। अगर आपको ये स्टॉक ध्यान से देखो, अगर आपको अगर मार्केट अगर गिर गया, अगर आपको ये स्टॉक 987 पे मिल रहा है इसका फेयर वैल्यू
987 पे मिल रहा है बाय चांस, ठीक है, 987 पे अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है इधर, अगर 987 पे ये स्टॉक गिर गिर के 2000 से गिर गिर के अगर चला आया, तो भाई अपने घर बार बेच के यहाँ पे पैसा लगा देना। जब उठेगा ना, आप सोच नहीं सकते, डबल ट्रिपल बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो क्लियर हो गई कंपनी का फेयर वैल्यू। तो कहीं ना कहीं कंपनी का फेयर वैल्यू देखो, कंपनी का फेयर वैल्यू हमने क्या निकाला था, कंपनी का फेयर वैल्यू हमने निकाला था 987, रिलायंस कंपनी। लेकिन अभी रिलायंस कहाँ पे चल रहा है, 1937 पे। आप खुद देखो अभी रिलायंस चल रहा है 1937 पे चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन इस कंपनी का रियल मतलब औकात क्या है, 987, ये है, सॉरी 7, ये है रियल औकात, ठीक है। अभी कंपनी चल रहा है 1937 पे, लेकिन इसका रियल औकात है 987, मतलब ये फेयर वैल्यू है, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू है, ठीक है। इससे आपको डिस्काउंट में मिलेगा ही नहीं, ये कंपनी का बेस्ट वैल्यू है। तो जो लोग ये प्राइस पे खरीदे होंगे और अभी तो होल्ड करके बैठे होंगे, उनका तो जिंगा लाला ना, आगे तो जब इंडिया ग्रोथ करता चलेगा, ये कंपनी ग्रोथ करेगा, तो उनका तो मतलब लाइफ बन गया, बिंदास भाई होल्ड करके बैठो, इन्वेस्टमेंट करके 30-40 साल बाद बेच दो रिटायरमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ईयरली ग्रोथ समझ लिया, आई थिंक इतना ही है। तो इसको मतलब अभी स्कैनर कैसे रेडी करते हैं, ओके, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सब कुछ दूंगा, अभी स्कैनर दूंगा, उसको मतलब कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट कैप हमने सीखा, करंट मार्केट प्राइस सबको होता है जो चल रहा है। बुक वैल्यू हमने सीखा, डेब्ट टू इक्विटी हमने सीखा, ईपीएस हम कैसे निकालते हैं वो सीखा, स्टॉक का पीई भी हमने सीखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर वो भी हमें सीखा, ठीक है। हम ये सब सीखा, आईएनटी सीखा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सीखा, ठीक है। इतना सब कुछ सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, पहली बात तो स्क्रीनर को यूज करने के लिए क्या करोगे पता है, ऐसे गूगल पे जाओगे और स्क्रीनर सर्च कर दोगे, स्क्रीनर, ठीक है। देखो स्क्रीनर सर्च कर दोगे, उसके बाद ऐसे क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो ऐसे निकलेगा। मैं तो पहले से लॉगिन करके रखा हूँ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ निकलेगा, पूरे ऐसे ब्लैंक दिखा होगा। तो कोई भी अगर कंपनी, जैसे हम रिलायंस अभी कर रहे थे, रिलायंस देखो, रिलायंस ऐसे मार दोगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे मैं जो जो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर प्लेज परसेंटेज ये सब कुछ ऐड, मतलब क्या ऐड मतलब वहाँ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो ये सब जो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। इतना देखो, ये देखो, इतना जो आप सब देख रहे हो ना, इतना, तो ये प्लेज परसेंटेज आप खुद चेक करना, ओपीएम 5 ईयर ये सब कुछ नहीं होगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे और ओपीएम, आप ओपीएम 5 ईयर, ये जो ओपीएम 5 ईयर अगर आपके पास ऐड नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे ओपीएम 5 ईयर, ऐसे आएगा, ऐसे क्लिक करके ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। ऐसे करके करके ना, मैं जो जो मतलब बुक वैल्यू हो गया और आईएनटी कवरेज एरिया कवरेज हो गया, ये सब कुछ ऐड कर देना है। इसको इतना इतना देखो, मैं जहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, हाँ इतना 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 को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो वीडियो देख रहे हो तो एक एक करके ऐड कर लो, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद आपको बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। और देखो अभी मैं आपको एक और देखो कंपनी का, और देखो और एक कैसे ग्रोथ कर रहा है आपको पता चल जाएगा। वो जो ईपीएस का मैं बता रहा था, प्रॉफिट एंड लॉसेस, इधर जाओगे, इसको इग्नोर करोगे, क्वार्टरली रिजल्ट पर ये सब नहीं चाहिए। मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें आप देखोगे कंपनी कैसे, देखो आप खुद देखो, रिलायंस को देखो, ईपीएस इन आरएस देखो, ये समझ लो कहाँ पे ये देखो, 2018 से हम देख लेते हैं, ठीक है। 2018 से देखो ये ग्रो कर रहा है ना, 53 58, देखो 53 से देखो, ये ग्रोइंग फेज में आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है पता है, कब इन्वेस्टमेंट आप करते तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता। ये देखो यहाँ से जब रिलायंस ने बढ़ना स्टार्ट किया, आप देख रहे हो, जब रिलायंस कब स्टार्ट हुआ था कंपनी, 2009 में, ठीक है। उस टाइम का ईपीएस ग्रोथ देख लो, 22.29 था। 2010 में क्या हुआ, 35.12 हुआ, 12 हो गया। ध्यान से सुनो अभी बात को, ठीक है, इग्नोर मत करो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस कोई आपको इतने कम पैसे से नहीं बताएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो आपको अगर नॉलेज मिल रहा है तो इसको ध्यान से सुनो। देखो रिलायंस का 2009 पे अगर हम देखें, इसका ईपीएस ग्रोथ था 22.29, लेकिन अगर हम मार्च 2010 पे देखें तो इसका ईपीएस ग्रोथ था 35,000। तो ये क्या हुआ, जंप किया ना, ग्रोथ हुआ ना 35। उसके बाद क्या हुआ, फिर 27, 28 एंड 30, देखो 3 ईयर्स क्या हुआ, ये 3 ईयर्स को नोटिस करो,
27, 28, 30, इसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ, ये सेम रेंज पे घूमता रहा। ठीक है, ये सेम रेंज पे घूमता रहा, इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हम कब किस टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते फ़ायदा होता, अगर हम देखो 2012 का चार्ट देखें, अगर हम रिलायंस अभी जाते हैं, चलो 2012 से लेकर आप 3 ईयर्स देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कंपनी में कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ। ठीक है, हम हमको मतलब ऐसे मतलब ग्रोइंग फेज, मतलब हमको ऐसे फेज में एंट्री लेना है जहाँ पे कंपनी स्टार्ट होना चालू कर देगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखो मैं ये मंथली कैंडल लगा लेता हूँ। हम 2000 यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद इसका जर्नी देखेंगे। ठीक है, 2000 कहाँ पे कंपनी ने पूरा स्टॉक हो गया था, आप खुद देखो ईपीएस, ये देखो 2011। ठीक है, 2011 से लेकर 2014 तक। ठीक है, 2040 तक, ये देखो 27, 28, 30, 32, कुछ इम्प्रूव किया ही नहीं, एक एक मतलब परसेंट क्या इम्प्रूव है, कुछ भी इम्प्रूव नहीं है। ठीक है, ये 4 साल आपको नोटिस करना है चार्ट पे भी। देखो कहाँ पे हम हिसाब लगाएंगे, 2011 से लेकर 2014 से 2011 आ जाते हैं हम। ठीक है, 2011 हम अभी आ जाते हैं, 2011, ये देखो यहाँ पे ये देखो 2011, 11 ना, हाँ देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं आपको बॉक्स में ड्रॉ कर लेता हूँ 2011। ठीक है, यहाँ से देखो 2011 से लेकर 14 तक, कहाँ गया 14, ये देखो ये देखो, आप खुद देखो, खुद देखो, खुद देखो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यही में ये देखो क्या हुआ। 4 साल कंपनी ने एक ही रेंज पे घूमता रहा, देख रहे हो, देख रहे हो, ये रेंज को देखो, देखो 2011 मंथली चार्ट में यूज कर, एक एक कैंडल एक एक मंथ के हैं, देखो 4 साल से रिलायंस यहाँ पे ही घूमता रहा, क्या कुछ रिटर्न दिया आपको? आप खुद सोचो, अगर यही प्लेस पे आप अगर इन्वेस्ट करते तो क्या आपको अभी इतना पैसा मिलता? मतलब वो 4 साल क्या होता, आपका पैसा भी जमा होके रहता और पैसा स्टॉक हो जाता। ठीक है, कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए, और देखो उसके बाद धीरे धीरे 2014 खत्म हो गया, उसके बाद देखो रिलायंस ने कैसा ग्रोथ करना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो बेस्ट रिटर्न। ये देखो 2014 32.62, आपने देखा अरे पहला साल से तो थोड़ा सा ग्रोथ करने लगा। फिर 2000 आपने देखा 15 का ईपीएस क्या है 34.40 14, तो ये आपने देखा कि यार 32 हुआ, उसके बाद 34, मतलब इम्प्रूव किया, पहले से तो ये इम्प्रूव किया, उससे ज़्यादा और इम्प्रूव किया। और ये देखो 2016 में 43.03, मतलब ये तीन को आप नोटिस करो, ग्रोथ करता जा रहा है। 32, उसके बाद 34, उसके बाद 43, मतलब अरे आपने देखा है कंटिन्यूसली ग्रोथ करना है। तो ये जो थर्ड फेज है, इसमें आपको मनी आई क्लोज करके पुट करना है। तो आप अगर 2016 पे रिलायंस में अगर इन्वेस्ट करते, चलो भाई चार्ट देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा 2016 पे, ये देखो 2016 यहाँ पे इस प्लेस पे। ठीक है, इस प्लेस पे कहाँ गया 2016, हाँ यहीं के, यही प्लेस पे, यही प्लेस पे, यही प्लेस पे अगर आप मनी को पुट करते, यही प्लेस पे मैं जहाँ से बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यही प्लेस पे अगर आप मनी को पुट करते 2016 में, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रोथ करना है, तो जो 2 बार ग्रोथ कर चुका है, आपको कैसे कंपनी देखना है पता है, जो ईपीएस ना कंटिन्यूसली 2 बार, मतलब पहली साल से दूसरे साल ज़्यादा प्रॉफिट, तीसरे साल और ज़्यादा प्रॉफिट, तो ये तीसरे साल में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप 2016 पे रिलायंस को इन्वेस्ट करते तो आप खुद सोचो 516 से 16 पे आपको मिला होगा वो प्राइस, 516, 498, 500 पे आप इन्वेस्ट करते रिलायंस को। ठीक है, अब देखो कैसे मैजिक होता है। आप अगर 500 पे रिलायंस को मतलब इन्वेस्ट करते, तो आप देखते उस टाइम क्या है, बुक वैल्यू क्या था, अभी अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, बुक वैल्यू इसका है, बुक वैल्यू 968 है। तो उस टाइम भी आपको इतना ही दिखा रहा होगा, 968 दिखा रहा होगा बुक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा डीपली समझो। आप अगर 2016 में, देखो देखो बुक वैल्यू का मीनिंग क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 2016 में आपको ये स्टॉक 500 में मिल रहा था, ठीक है, लेकिन इसका बुक वैल्यू क्या था 968 था, क्या था 968। तो इसका मतलब क्या है, आप ट्विस्ट समझिए, आपका कंपनी का करंट मतलब 2016 में चल रहा था 500, तो अगर आप 500 पे अगर वही कंपनी में इन्वेस्ट करते, अगर वो कंपनी डूब भी जाता तो आपको 968 का प्राइस मिलता। अभी आप मतलब ट्विस्ट को समझे, 2016 में आप रिलायंस को 500 में बाय करते, अगर रिलायंस तो ग्रो कर लिया, बहुत ग्रो कर लिया, अगर रिलायंस डूब भी जाता
और कंपनी बंद हो जाता तो उसका बुक वैल्यू का रेट क्या है 968 है ना, तो 968 रुपीज़ आपको मिलता, तो आपने 500 पे मतलब इन्वेस्ट किया और 968 पे आपको मिल रहा है। तो भाई वैसे भी आपको 400 पॉइंट का मुनाफा मिल रहा है, मतलब कितना अच्छा खासा डबल बोल सकते हो आपको मुनाफा मिल रहा है बिना कुछ कंपनी में किए हुए। ठीक है, अगर आप 500 में अगर आप इसको बाय कर रहे हो, अगर आप कुछ ना करते हो, कंपनी डूब भी गया तो भी आपको 900 रुपीज़ मिलेगा, तो आपको 400 रुपीज़ ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है ना, ये समझे बुक वैल्यू। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1938 है। अभी आप इन्वेस्ट करोगे, अगर कंपनी डूब गया तो आपको 968 ही मिलेगा ना, आपको 1000 नहीं मिलेगा, तो आपका 1000 का लॉस हो गया। लेकिन उस टाइम पे 2016 पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो कंपनी डूब भी जाता तो आपको अच्छा खासा, और मैं जैसे पी रेशियो को बताया ग्रोइंग फेज में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे ही कंपनी कंटिन्यूसली क्या कर रहा था उस टाइम देखो 30 32 34 ये टाइम पे इन्वेस्ट करना है। हम 43 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 2016 पे क्या चल रहा था, पी रेशियो 43.03, तो हम इस टाइम पे इन्वेस्ट करते, और इस टाइम पे इन्वेस्ट करते उसके बाद देखो कैसे ग्रोथ किया, नेक्स्ट ईयर 43.11, डायरेक्ट 53, डायरेक्ट 58, 58, 62, और उसके बाद देखो रिलायंस का कैसा रैली स्टार्ट हुआ। देखो 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 2016 के बाद रिलायंस सीधा ऊपर जाना चालू किया, और आज देखो कहाँ पे पहुंचा है, 2390 का हाई लगाया था। अब बोलो मैजिक हुआ कि नहीं। आप अगर सही टाइम पे स्टॉक को कैसे पिक करोगे, अब आपकी क्वेश्चन में आ रहा होगा सर आज के ज़माने में ऐसे स्टॉक कहाँ मिलेगा, ऐसे स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके माइंड में। उसके लिए क्या है मेरे पास, एक कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना जादू का, आपके पास स्कैनर है, वो स्कैनर आप घुमाओगे आपको ऐसे स्टॉक 25 स्टॉक मिल जाएंगे, उसमें से आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर लेना। आज से 4 साल बाद देखना, मतलब दुआओं में मुझे याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्कैनर दिखाने वाला हूँ, देखो ये सही टाइम पे अगर आप पिक करते तो ये स्टॉक ग्रो करता ना। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी देख लेते हैं, ये एक ही एग्जांपल नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं आपको स्कैनर देने वाला हूँ इसीलिए पूरा वीडियो देखो। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम देख लेते हैं तो इसका मार्केट कैप देखो, देखो 55 आई थिंक लाख, हाँ 5 लाख से ज़्यादा है, देखो खुद देखो 5 लाख, 5,52,614 करोड़ से ज़्यादा है, 5 लाख से। मैं आपको क्या बताया था, ये कहाँ पे आ जाता है, लार्ज कैप पे आ जाता है, ठीक है। इसका देखो करंट मार्केट प्राइस क्या है 2351 है, बुक वैल्यू क्या है 199, कुछ खास नहीं, क्योंकि अगर कंपनी डूब गया तो आपको 199 ही मिलेगा, क्या फ़ायदा आप खुद बोलो। इसका हम ओपीएम देख लेते हैं, तो इसका हम थोड़ा सा चलो, वो अब मैंने आपको ईपीएस कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ आपको बताया ना स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को बाद में देख लेना। अगर इसका ग्रोथ देखें, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ही अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते तो हम अगर किस टाइम पे इन्वेस्ट करते तो हमारा बेस्ट रहता, आप खुद देखो, खुद देखो ईपीएस पे आगे देखो, ये 2009 का है, 2009 पे देखो 11.49 था, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया। तो हमें यही टाइम पे इन्वेस्ट करना है। देखो 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 11 था, 9 हुआ, देन आपने नोटिस किया नेक्स्ट ईयर 10 हुआ, उसके बाद 12, उसके बाद 17, कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इस टाइम पे आ जाना चाहिए कि भाई ये कंपनी यहाँ पे ग्रोथ किया, यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट किया, देन यहाँ पे ग्रोथ हुआ, फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अगर आप इस टाइम पे मिस कर दिया, इस टाइम पे 2013 पे, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई 18.24 रिजल्ट आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, पहले 10% इंप्रूव, देन 12%, देन 17%, 17.71% का, फिर आप देख रहे हो कि 18, मतलब ये कंपनी क्या है ग्रोइंग फेज में है ना, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो इस टाइम पे अपने मनी को पुट करते हैं, अगर इस टाइम पे अगर मौका निकल गया तो 20.17 होता, मतलब 2015 पे अगर हम इस कंपनी को इन्वेस्ट करते, उसके बाद देखो कैसे रॉकेट बना होगा। 2015 का अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा लेंगे, ठीक है, देखो 1 मंथ का कैंडल तो लगा है, 2015 में हम इन्वेस्ट करते, ठीक है 2015 में, ठीक है 2015, ये आ गया इधर, इधर इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे देखो, इस प्लेस पे देखो, इस प्लेस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। हमको कितने में मिल रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, 797, मैं तो 2015, तो मैं तो ज़्यादा बोल दिया। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था पता है, ये जैसे ही 10, 12, 17 यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, मतलब 2013 पे आपको क्लियरली इन्वेस्ट करना चाहिए था आई क्लोज करके। अगर हम 2013 को देखें उसके बाद ही रिलीज स्टार्ट हुआ होगा, देखो 2013, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि मैं जो फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो 2013 ये प्लेस पे, ठीक है, ये प्लेस पे अगर हम इन्वेस्ट करते 2013 में हमें कितने प्राइस पे मिल रहा था, 509 पे, 507 प्राइस पे मिल रहा था। और उसके बाद देखो कैसे ग्रोथ होना चालू हुआ। उसके बाद शेयर प्राइस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2030 में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते तो 500 पे हम इन्वेस्ट करते, और आज इसका प्राइस है 2475। तो इसका वैल्यू अब खत्म हो चुका है, ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप मतलब 10 साल बाद अगर आप इसको सोच नहीं सकते, ठीक है, इतना आपको ऐसा स्नाइपर एंट्री चाहिए ना जो कि ग्रोइंग फेज में हो, ठीक है। आपको पता चल गया कैसा, और इसका ईपीएस कैसा निकालना है, अर्निंग पर शेयर, ऐसे सब कुछ आप निकाल लेना, ठीक है। आपको कैसे मतलब पता चल गया ना कहाँ पे अगर आप एंट्री लेते। तो आप अभी पूछोगे सर हमें कोई स्कैनर तो बता दो, मतलब जहाँ से हम थोड़ी ना, हम आपको, आप तो मतलब मैं भी खुद नहीं जानता था कैसे ऐसे कुछ स्टॉक चूज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्क्रीनर है इस पे जाना पड़ेगा। आप स्क्रीनर पे क्लिक करना, उसके बाद मैं एक स्क्रीनर बना के रखा हूँ इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। एक स्क्रीनर में क्रिएट करके रखा हूँ, उसका सीक्रेट मैं आपको अभी बता दूंगा। वो स्क्रीनशॉट लेके अपना स्क्रीनर पे, तो आप जब स्क्रीनर पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, आपको क्रिएट ए न्यू स्क्रीनर क्लिक करोगे। क्रिएट ए न्यू स्कैनर क्लिक करने के बाद मैं अभी आपको जो स्कैनर का जो मतलब होता है ना, अंदर जो होता है कि एक मशीन को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लगता है ना, वो सब प्रोडक्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो सब प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे करके ऐड करना, मैं जो जो लिखा हूँ वैसे करके ऐड करना। उसके बाद रन दिस क्वेरी ऐसे ऐसे कर क्लिक करना। उसके बाद अब जो आपके आंखों के सामने जो मैजिक होने वाला है, आप भी जैसे वैसे करोगे ना वही मैजिक होगा। तो इन्वेस्टमेंट में अपने स्कैनर को क्लिक कर लेता हूँ, ये देखो मेरे सामने आ गया फ्यूचर में मल्टीबैगर, और फ्यूचर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने सारे स्टॉक मिल गए, देखो 25 स्टॉक मिल गए, ठीक है 25। आई थिंक नेक्स्ट पेज में भी आप जा सकते हैं, ये देखो भर भर के 50, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे, ये देखो 59, पेज 3, 59 हमें स्टॉक मिल गए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में हम जाते हैं, और फर्स्ट देखो आपको 59 स्टॉक मिल गए ना। अगर हम लास्ट पेज को जाएं तो आपको 59 स्टॉक मिल गए ना, ये स्कैनर पे जैसे ही हम रन किया आपको 59 स्टॉक मिल गए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज का ना देखो, फर्स्ट पेज का ये 1 से लेकर 15 तक जो भी स्टॉक है, 15 स्टॉक हैं, ये जो 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। ये जो 1 देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर 15, जो पहला फर्स्ट पेज का जो पहला 15 स्टॉक है ना, वहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कि हम किस स्टॉक पे यूज मतलब अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 2-3 साल 4 साल के बाद, जो कि हमें अच्छा खासा दुगना मतलब 3-4 गुना 5 गुना रिटर्न दे, ठीक है। तो इसको मतलब करने के लिए आपको कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना मैंने सिखा दिया। वैसे सिंपल आपने चूज कर लिया, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो स्किनर का मैजिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, रन दिस क्वेरी, ऐसे ही क्लिक करना, और क्वेरी पे ना ये देखो, ये मैं जो जो लिखा हूँ ना वो सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर में जो जो लिखा हूँ कुछ भी गड़बड़ मत करना। सी अगर मैं कैपिटल में लिखा हूँ तो आप भी सी लिखना, पी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके आप करना, ठीक है। ये देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर जो है, जैसे मैं ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना इतना करंट प्राइस ऐसे करके देखो, अर्निंग इधर तक लिखा हूँ ना मैंने, व्हाट्सएप पे ही मैं शेयर किया हूँ। ये है ये स्कैनर का राज। अगर ये आपने इतना लिख लिया, ये देखो ये सब स्मॉलर ग्रेटर देन, ये सब कुछ आप पूरे स्पेस दे के स्क्रीनशॉट करके जूम इन करके सेम टू सेम आप अपने स्क्रीनर पे ऐड कर लेना, ठीक है। और सेव कर लेना, और रन दिस क्वेरी ऐसे करना। उसके बाद आपके सामने आईओसी केमिकल का ये क्या है, कांचनी कर्पूरम, ये सब कुछ स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 स्टॉक आपको सिलेक्ट कर देना है, पहला वाला। अगर हम आईओसी केमिकल को देखें तो देखो इसका मार्केट कैप क्या है, 4218 करोड़ है। मतलब ये मिड कैप में आता है ना, 1000 करोड़ से लो होता तो स्मॉल कैप में आता, लेकिन 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में है ना। तो ये देखो ये मिड कैप में है। तो 4218 करोड़ का स्टॉक है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 718 चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका बुक वैल्यू है 186, ठीक है। इसका बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पहले बैच में मतलब पहला चैप्टर में पढ़ा लिया, उसका बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। और कहीं ना कहीं इसका अगर हम डेब्ट टू इक्विटी देखें तो बहुत लो है, 0.02 है, मतलब इसके पास डेब्ट नहीं है। चलो ये भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 63.7 है। और अगर मार्केट का अगर पी देखें
तो 9.53 है यार। ये तो मतलब बहुत अच्छा कंपनी है यार, मैं खुद मतलब अभी एक्साइटेड हो रहा हूँ। देखो स्टॉक का पी है 9.53, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 9.53 इतना ही ग्रोथ दे दे तो काफ़ी है, लेकिन इसका ग्रोथ क्या है 63.7 है। मतलब मार्केट उसको मतलब ज़्यादा ये दे रहा है ना, आई थिंक। हाँ आईएनटी में यही समझा रहा था ना आप सबको। एक सेकेंड आईएनटी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ यही समझा रहा था मैं, एक सेकेंड बस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो मैं एक सेकेंड आपको मैं समझा लेता हूँ। अगर हम आईएनटी पे जाए, हाँ इंटरेस्ट कवरेज, हाँ सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट कवरेज इससे डाउन चल रहा है। हाँ तो हम पीई को देखेंगे आई थिंक। हाँ तो पीई को हम देखेंगे, ये देखो। सो अगर ओपीएम और पीई से ज़्यादा हो, आई मीन ओपन, देन इज वेरी गुड कंपनी। तो इसका मतलब क्या है देखो, स्टॉक का पी है 9.3, लेकिन ये बेस्ट कंपनी है। देखो स्टॉक का पी है 9.53, मतलब मार्केट इससे 9% का रिटर्न मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ये लास्ट 5 ईयर से 21.5% का रिटर्न दे रहा है। तो मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा दे रहा है। और डेब्ट भी बिल्कुल भी कम है, 0.02। उल्टा रिलायंस का 0.42 आई थिंक समथिंग था, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया ना 1 से कम होना चाहिए। उसका बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। और चलो हम थोड़ा वो ईपीएस को देख लेते हैं, ईपीएस को देख लेते हैं। ईपीएस तो देखो, ये देखो ये परफेक्ट कंपनी है यार। मैं आप फालतू में मनी को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे करो। देखो 4.93 और 2018 पे, लेकिन 2019 पे देखो 41, उसके बाद देखो 2020 पे देखो 63, और 2000 ये देखो 2000 अभी जो 21 चल रहा है इसका ग्रोथ देखो 76। देखो 3 ईयर से देखो 4 से सीधा 41, 41 से सीधा 63, 63 से सीधा 76, देख रहे हो। तो इस ये कंपनी में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर मुझे पूछो कि निफ्टी सर इतना ऊपर चला गया है, फिर भी आप इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 साल बाद आपको रिटर्न देने वाला है। क्योंकि देखो जैसे विराट कोहली या फिर कोई प्लेयर्स को हम कैसे जज करते हैं, उसका बैक परफॉर्मेंस देख के हम जज करते हैं ना, एक मतलब अनुमान लगाते हैं कि भाई इस मैच में वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इस मैच में डेफिनेटली। कि जैसे कि धोनी सर हो गए, तो उनको हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उनका पहला वाला परफॉर्मेंस देख के ना। युवराज सिंह हो गए, तो पहला वाला उनका परफॉर्मेंस देख कर हम इस मैच में जज करते हैं ना। वैसे ही हम ये जो ईपीएस देखते हैं, पहला वाला सब देख कर हम जज करते हैं ना। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। और ये कंपनी किस बारे में है, तो आप यहाँ पे .com लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हो कि ये कंपनी क्या बनाता है, ये कंपनी फ्यूचर में काम आने वाला है कि नहीं। तो देखो आईओसी केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सही कंपनी है यार। इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा पढ़ लेना कि भाई कौन से प्रोडक्ट बनाता है, सब कुछ पढ़ लेना। हेल्थ केयर का देखो केमिकल बनाता है, ये तो एक्टिव फार्मा, ये सब थोड़ा पढ़ लेना इस कंपनी किस बारे में है। उसके बाद इन्वेस्ट करना है तो करना, नहीं तो कांचनी कर्पूरम अगर हम देखेंगे, देखो इसको अगर हम देखेंगे, देखो मार्केट कैप देखो 211 करोड़ का है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका है 484 है, लेकिन बुक वैल्यू बहुत अच्छा खासा है। अगर लॉस भी मतलब डूब भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। डेट टू इक्विटी देखो यार 0.00, मतलब बिल्कुल भी कंपनी में कर्ज ही नहीं है, ठीक है। हमारा 3 सिलेक्ट हो गया। ओपीएम देखो, और स्टॉक का पी है 6.46, ठीक है। मार्केट इससे 6% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है पर ईयर, लेकिन ये 5 साल से 18.4% का रिटर्न दे रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। आईएनटी अगर देखें 83.4 है, ठीक है। अब यार बाप रे बाप, अगर कंपनी डूब भी गया तो इसके पास इतना पैसा है कि आराम से संभाल सकता है, ठीक है। और बुक वैल्यू अगर हम देखें, हाँ सब कुछ परफेक्ट है। ईपीएस भी अगर हम देखें ओके 75 है। और थोड़ा सा देखो, मैं जो इस चीज़ कैलकुलेट करने को बोला ईपीएस वैसे कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। और अगर हम ईपीएस को थोड़ा देख लें कि लास्ट 3 ईयर्स से क्या है, ये देखो ये ग्रोइंग फेज में बहुत अच्छा। यहाँ यहाँ में भी आप अभी इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। मेरे बात मानो यहाँ पे, और पहला जो कंपनी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 15 कंपनी देखना। देखो 36, देन 67, देन 60, अभी कहीं ना कहीं 75। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्रोइंग फेज में है। तो आगे आने वाले साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आप क्लिक करना है। .com लिखा है इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी का मोटा मोटी आइडिया आपको लग जाएगा कि ये फ्यूचर में मतलब अभी क्या बना रहा है जो फ्यूचर में हमारा काम आएगा। ये देखो एडिंग वैल्यू, नेचर, ओके नेचर रिसोर्स के बारे में देखो, ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ बना रहा है। अरे बाप रे, पेंट बना रहा है, टायर्स बना रहा है, पेपर बना रहा है, देखो 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 ये सब कुछ बहुत ना, रबर बना रहा है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में पेंट तो कभी ख़त्म नहीं होगा, टायर तो हर दिन चलेगा, पेपर तो वैसे ही फ्यूचर में चलने वाला है। कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन पेपर तो चलने वाला है ना, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये देखो ग्लोबल फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस मैन्युफैक्चर ऑफ
एक यहाँ कर्पूर है आई थिंक, हाँ ये सब कुछ बना रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट सब कुछ बना रहा है, तो अच्छा खासा कंपनी है यार, बहुत अच्छा खासा कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो हम तीसरे पे चलेंगे, देखो ऐसे करके आपको 15 स्टॉक मतलब चूज करना है, 15 से आपको बेस्ट 5 में इन्वेस्ट कर देना है, बिना ट्रेडिंग करके कुछ भी, मतलब बिना सोच के इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 493 है, बुक वैल्यू देखो 100 है, स्टॉक का पी 9.50 है, मतलब 9% का रिटर्न कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी फेल हो जाता है, 0. ओपीएम 5 पेयर का देखो 0.68, खुद देखो खुद देखो, मतलब कंपनी इससे 9.50 का एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ओपीएम कम कम है, मतलब कंपनी जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से वो नहीं दे रहा है 5 ईयर से, उल्टा बहुत कम दे रहा है। तो ये स्टॉक पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर कोई कंपनी खुद को प्रूव कर रहा है तो ही यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और डेट टू इक्विटी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको पता चल गया। और ईपीएस को भी हम अगर आपके आप बोलो तो देख लो, यहाँ पे देखो फालतू ईपीएस है, देखो -12, 35, 51, ये देखो पहले से देखो 29, इतना कुछ खास नहीं, अप डाउन चलता रहता है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर फोर्थ कंपनी, ऐसे करके आप देखते देखते उस कंपनी का मतलब क्या है सब कुछ कैलकुलेट कर लेना, उस कंपनी क्या बनाता है, वो करने के बाद आप मतलब क्या करना, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग किया, मतलब 100,000 1,00,000% आप इन्वेस्ट बिंदास कर सकते हो। ये जो आईओसी केमिकल हो गया, कांचनी कार्पुरम हो गया, आपको पता चल गया ना ये एपिसोड में पूरे में कैसे कैसे मतलब कोई स्टॉक का हमें वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं, कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लाइव क्लास पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरा गला बैठ गया तो प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लगा तो व्हाट्सएप पे डेफिनेटली मैसेज करके बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।